अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज अबाउट आई थिंक दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ आवर प्रिपरेशन। सो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो ब्रांचेस को डिस्कस किया था, उन ब्रांचेस के अंदर कुछ ब्रांचेस हमारे रह चुकी थी, हम आज उनको डिस्कस कर लेते हैं, हम इसी को मजीद कंटिन्यू भी करेंगे। पहली ब्रांच हमारी है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर देखिए, एस्ट्रो में हम लोग स्टडी करते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स वो फिजिक्स होती है स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी या इसको हम उसी कहते हैं हेवनली ऑब्जेक्ट्स। हेवनली ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है? यहाँ पर हेवनली ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है? वो जायंट स्पेस, जो स्पेस के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जैसे मेटरॉइड्स हैं, जैसे ब्लैक होल्स हैं, वर्म होल्स हैं, इसके अलावा जो व्हाइट होल्स हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं एंड सो मेनी थिंग्स। जितनी भी चीजें हमारी स्पेस में मौजूद होती हैं, उन तमाम चीजों की स्टडी को हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। गॉट इट? एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी ये दो वर्ड ऐसे हैं कि जिनमें बड़ी रिजेंबल होती है हमारी मतलब वर्डिंग के साथ है, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों बहुत ही डिफरेंट थिंग्स हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इसको कभी कंबाइन नहीं कीजिएगा। फिजिक्स में हम एस्ट्रोफिजिक्स को पढ़ते हैं, नॉट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हम जैसे आपने देखा होगा, कभी कोई न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो उससे पहले उसकी प्रेडिक्शन दी जाती है कि इस साल कैसा होगा, आने वाला वक्त हमारा कैसा गुजरेगा। तो वो स्टार्स की स्टडी करते हैं, स्टार्स की स्टडी से वो प्रेडिक्शन करते हैं। तो प्रेडिक्शन का यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है। हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, सॉरी एस्ट्रोलॉजी को नहीं पढ़ते, हम एस्ट्रोफिजिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। और जो इसको पढ़ता है उसको जो है वो एस्ट्रोनॉमर कह रहे हैं। तो एस्ट्रोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जो हमारी स्पेस में बॉडी में मौजूद होती है। इसी से रिलेटेड एक और फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। वो मैं यहां लिख रहा हूं कि कॉस्मोलॉजी भी एक फिजिक्स की ब्रांच है। इसी से रिलेटेड बात चलिए तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। देखिए, कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अ यूनिवर्स। इसमें भी हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। इसमें भी यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं, मगर फिर हेवनली ऑब्जेक्ट में या एस्ट्रोफिजिक्स में कॉस्मोलॉजी में क्या डिफरेंस हुआ? तो सुन लीजिए, कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स बट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। जब से हमारी यूनिवर्स स्टार्ट हुई है उसको टाइम स्केल के हिसाब से देखना। मतलब मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं कि फॉर सपोज हम एज अ ह्यूमन बीइंग कितनी पहले दुनिया में आया, कितने टाइम स्केल पहले, ठीक है। उससे पहले जो है वो हमसे पहले कौन मौजूद था? डायनासोर मौजूद थे। फिर उससे पहले जो है यहाँ पर क्या चीज मौजूद थी? पूरा ये पानी मौजूद था। सरफेस बाद में बनी, बाद में निकल कर आई सरफेस। फिर उससे पहले क्या था? उससे पहले पूरी हमारी जो वर्ल्ड है वो एक आग का गोला हुआ था, उसको ठंडा होने में टाइम लगा। ये सारी चीजें हमारी ये टाइम स्केल के आगे, इससे पहले क्या, उससे पहले क्या, उससे पहले क्या। व्हाट इट? इसी तरीके से हमारी यूनिवर्स भी टाइम स्केल पर बेस्ड करती है। सबसे पहले हमारी यूनिवर्स जो स्टार्ट हुई है वो हुई है फ्रॉम द बिग बैंग। जो एक धमाका हुआ जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुई, उसी बिग बैंग से जो हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। उस बिग बैंग के टाइम से लेकर अब तक की जो स्टडी है उस तमाम स्टडी करने को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, फ्रॉम द टाइम पीरियड, फ्रॉम द बिग बैंग। बिग बैंग से जो स्टार्ट करेंगे वहां से लेकर अब तक की जो स्टडी है कि कितने टाइम में कौन सी गैलेक्सी बनी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस सारी स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ओके। और सिर्फ ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर स्टडी करें कि दिस इज द स्टार और इस स्टार में क्या क्या चीजें मौजूद है, इस स्टार में ये हो रहा है, इसका टेंपरेचर ये है, इसकी सरफेस ऐसी है, इसकी शेप ऐसी है। तो
पर्टिकुलर स्टार्स को पढ़े, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पढ़े तो एस्ट्रोफिजिक्स में आएगा, ठीक है। और अगर पूरी यूनिवर्स को पढ़े स्टार्टिंग से टाइम के हिसाब से तो उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमारे एकॉस्टिक है। एकॉस्टिक is a word in the study of sound. साउंड की स्टडी को हम एकॉस्टिक कहते हैं। जैसे इसमें ये ख्याल किया जाता है कि इको कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जिसकी बेस पर हम म्यूजिक वगैरह सिस्टम बनाते हैं। म्यूजिक सारा इसी एकॉस्टिक की बेस पर होता है। आपने सब देखा होगा कि जब हम सिनेमा वगैरह जाते हैं तो वहां पर बड़ी चीजें थोड़ी सी एक प्रॉपर वे में की जाती हैं। वहां पे जो है वो कर्टन्स वगैरह लगाए जाते हैं, वहां फ्लोर पर कारपेटिंग की जाती है, ठीक है। इवन के जो चेयर्स हैं वो चेयर्स की जो वुलन चेयर्स होती हैं, उनको प्लास्टिक की चेयर या वुलन चेयर के जो वुलन चेयर होते हैं तो फुल जो कोई ना कोई कर्टन वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द स्क्रीन टू हमारे दरमियान में स्क्रीन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा रहता है। इसी तरीके से हम किसी हॉल वगैरह में चले जाएं, जिस तरह स्टेज शो वगैरह होते हैं, स्टेज ड्रामा वगैरह होता है, तो वहां भी जो है वो आपको स्क्रीन और हमारे जो ऑडियंस है उनके दरमियान में डिस्टेंस होता है वो भी बहुत ज्यादा रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है? ये भी एकॉस्टिक की वजह से रखा जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी वॉइस की इको है वो आफ्टर सम डिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस तरीके से अगर उस सिनेमा में तमाम जगहों पर कारपेट नहीं रखेंगे तो हमारी वॉइस का इको होगा और इको होने की वजह से हमें आवाज क्लियर नहीं हो सकेगी। तो इको कम करने के लिए, इको से बचाने के लिए वहां पर कारपेटिंग की जाती है और सब जो है वो स्टडी हम एकॉस्टिक में करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमने अक्सर जो है वो ग्लासेस वगैरह की शॉप्स पर लिखा हुआ देखा होगा। तो स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज द ऑप्टिक, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज द ऑप्टिक्स। तो लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। उसके अंदर उसकी वेव्स को पढ़ना, उसकी नेचर को पढ़ना, ये सारी ऑप्टिक्स में स्टडी होगी, ठीक है। उसके लॉज को डिस्कस करना, इसको लाइट की स्टडी को हम एकॉस्टिक कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स हमने अक्सर जो मैंने बताया कि हम ग्लासेस वगैरह की शॉप्स पर लिखा हुआ देखते हैं ऑप्टिक्स। ऐसा क्यों, वहां क्यों लिखा हुआ देखते हैं? वहां इसलिए देखते हैं क्योंकि स्टडी ऑफ लाइट को हमने ऑप्टिक्स का, और वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो डिवाइसेस जो लाइट की वजह से ऑपरेट होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। लाइट की बेस पर जो डिवाइसेस ऑपरेट हो रही हो वो सारी की सारी ऑप्टिक फिजिक्स में या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है। जैसे कि हमारे माइक्रोस्कोप है, उसमें लेंस लगा होता है, ठीक है। लेंस ऑपरेट होता है लाइट पर, लाइट नहीं हो तो लेंस किसी काम का नहीं, ठीक है। इसी तरह ग्लासेस में भी हम लेंस यूज करते हैं, कैमरास में लेंस यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्रोजेक्टर्स हैं उसमें लेंस यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में लेंस यूज करते हैं। तो जहां जहां लेंस यूज करेंगे वो सारे जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, वो लाइट की बेस पर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है वो ऑप्टिकल डिवाइसेस कहते हैं। उसके बाद है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज है? स्पेक्ट्रोस्कोपी देखिए, एक पहले बात कर लीजिए, ये सारी फिजिक्स की ब्रांचेस जो है फिजिक्स की ही ब्रांच होती हैं, लेकिन हम कुछ मेन ब्रांचेस पढ़ते हैं। यहाँ मैं जनरली आपको सिर्फ व्यू देता हुआ निकल रहा हूँ ताकि इतनी डीप में भी नहीं जा रहे हैं और हम चीजों को थोड़ा सा ओवरव्यू करते चलेंगे। तो वैसे कहा जाता है कि फिजिक्स की मोर देन 35 ब्रांचेस होती हैं, मोर देन 35 ब्रांचेस, इसमें डिफरेंट ब्रांचेस आती हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी उन्हीं में से एक ब्रांच में से है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहा जाता है स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम से बात क्या है? स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम के अंदर हम स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं। और स्पेक्ट्रम क्या चीज है? देखिए, एक बात याद रखिए, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स will emit some radiation।
हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर से रेडिएशन निकल रही है, हमारे अंदर से रेडिएशन निकल रही है वो इंफ्रारेड रेडिएशन है। इस रूम में लाइट मौजूद है, ये रेडिएशन इमिट आउट कर रहा है। मेरे पास मार्कर्स हैं, ये भी कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट आउट कर रहे हैं। जी हाँ, ये भी रेडिएशन इमिट आउट करते हैं। कोई सर्टेन टेम्परेचर पे करें, कम अमाउंट में करें या ज्यादा अमाउंट में करें, लेकिन रेडिएशन इमिट आउट करते हैं। आप इस तरह समझ लीजिए, those things which can be seen, वो चीजें जिसे हम देख सकते हो वो रेडिएशन इमिट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट आउट कर रहा है तो उन्हीं रेडिएशन की इन्वेस्टिगेशन करने को हम स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, वो कुछ रेडिएशन को इमिट आउट कर रहा है, हम उसके अंदर की जो रेडिएशन निकल रही है उसको इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब उसमें से कैसी वेव निकल रही है, कितनी फ्रीक्वेंसीज की वेव निकल रही है, ठीक है, कितनी अमाउंट में, मतलब इंटेंसिटी से कितनी अमाउंट में है, कैसी रेडिएशन निकल रही है, उसकी एनर्जी क्या है, ये तमाम बातें अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको हम स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज द स्पेक्ट्रोस्कोपी। गॉट इट? तो ये सिंपल सी बात है। इसी तरीके से हाई टेम्परेचर फिजिक्स, लो टेम्परेचर फिजिक्स भी हमारे पास मौजूद होती है। हाई टेम्परेचर फिजिक्स और लो टेम्परेचर फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स के अंदर कुछ फिनोमेना या कुछ एक्सपेरिमेंट बहुत हाई टेम्परेचर पर होते हैं, जैसा कि वोल्केनोज के अंदर हो गए, ठीक है, जैसा कि हमारी सन के अंदर जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सप्लोजन हो रहे हैं, वहाँ बहुत हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे फिनोमेना जो बहुत हाई टेम्परेचर पर होते हों, उन फिनोमेना को हम कहते हैं हाई टेम्परेचर फिजिक्स। उन फिनोमेना की स्टडी को हम हाई टेम्परेचर फिजिक्स कहते हैं। और कुछ फिनोमेना ऐसे जो हमारे नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर हो जाते हैं या हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाते हैं, उनको हम लो टेम्परेचर फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह समझ लीजिए कि स्टडी ऑफ दोज phenomena which are then above 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पर जो फिनोमेना होते हैं हम उनको हायर टेम्परेचर फेज में काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और यही स्टडी ऑफ द फिनोमेना which are done lower than the lower than 100 डिग्री। 100 डिग्री से लोअर टेम्परेचर पर कोई फिनोमेना हो रहे हो तो वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर कहलाते हैं, और नॉर्मल हमारी जो वो फिजिक्स कहलाती है, इसको लो टेम्परेचर फिजिक्स भी कहते हैं। ये इसमें से कुछ टाइप जो फिजिक्स के आते हैं कि सर इतनी सारी आपने बता दी तो वो भी मौजूद नहीं है। इसमें से लो टेम्परेचर फिजिक्स, हाई टेम्परेचर फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है, ये हमारी जो फिजिक्स है, आप जो बुक का जो ब्रांचेस का कॉलम देखेंगे उसके बाद नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में ये इसके ब्रांचेस के नाम जो लिखे गए हैं। पार्टिकल फिजिक्स इसमें शामिल है, मैंने वो पहले आपको बता दिया है। इसी तरीके से एकॉस्टिक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आगे जाके हम यूज करते हैं, टॉपिक चैप्टर्स के अंदर आती हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहीं पर इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। सो यहाँ तक हमारी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो अब हमारा टॉपिक होगा साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या चीज़ है? साइंटिफिक मेथड हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर साइंटिफिक मेथड्स का तरीक़ेकार जो है वो तकरीबन सेम होता है। नेम में जो है वो हम थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, उनके प्रोसेस के नाम में हम थोड़ी सी फर्क रखते हैं, और सब्जेक्ट के फर्क होने की वजह से वहाँ कुछ स्टेप्स भी फर्क हो जाते हैं, स्टेप्स भी फर्क आता है। जैसे कि वहाँ पर लॉ, थ्योरी, इन तरह के जो एक्सपेरिमेंट और लॉ में थोड़ा सा फर्क होता है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से पहले तो लॉ होता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। खैर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है बेसिकली। देखिए साइंटिफिक मेथड ये एक मेथड है, नाम से समझ आ गया, इट इज अ मेथड। ये मेथड क्या शो कर रहा है, कैसे ये मेथड है, इसके क्या कंसीक्वेंसेस होते हैं? देखिए इट इज अ मेथड, सबसे पहले याद रखना है इट इज अ
method for finding truth on behalf of observation. साइंटिफिक मेथड एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिस तरीके से हमें कोई हमने कहा स्टार्टिंग में फिजिक्स नेचुरल क्या है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, तो हमने कोई नेचुरल फिनोमेना ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट डे हमने किसी रेन को ऑब्जर्व किया, रेन कैसे होती है, ठीक है। उस रेन को ऑब्जर्व करने के लिए हम कुछ फिनोमेना करेंगे या हम कुछ स्टेप देखेंगे और उसकी फाइनल के पीछे जिसका रीजन है बिहाइंड दैट पर्टिकुलर फिनोमेना, उस रीजन को हम फाइंड करेंगे, उस ट्रुथ को हम फाइंड करेंगे और वो हम अपनी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली इट इज द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में सिर्फ यही स्टेप काफी नहीं होते, इन स्टेप के अलावा एक्सपेरिमेंटल और प्रेडिक्शन के बाद हमें लॉ अगर बन जाता है, तो लॉ बनने से पहले और भी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पर तो सर मेंशन नहीं की गई, मैं आपको बता देता हूँ कि वो कुछ लॉज को प्रूव करवाना भी होता है जो पहले हमारे पास लॉ मौजूद है। उनमें से मैं पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था, वो 4 लॉ कौन से हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने अपना एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रोड्यूस एक्सपेरिमेंट में प्रूव करवाना होता है कि आपका मास जो है वो सेम रहा या नहीं रहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी प्रूव करवाना पड़ता है कि आपके सिस्टम का मोमेंटम सेम रहा या नहीं रहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आपके सिस्टम की पहले और बाद की एनर्जी सेम रही या नहीं रही। या चार्जेस, अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल के सिस्टम की बात कर रहे हो तो चार्जेस बिफोर सिस्टम, बिफोर ऑपरेशन और आफ्टर ऑपरेशन सेम रहे या नहीं रहे। तो ये सारे जो है आपने कंजर्वेशन लॉज एक्सपेरिमेंट में प्रूव करवाने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करना है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? ऑब्जर्व समथिंग, किसी चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व के अंदर अगर ऑब्जर्वेशन का वर्ड यूज करते हैं तो किसी अजीब सी बात लगेगी। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम अपने उसका मतलब होता है हम किसी चीज के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? कलेक्ट डेटा और इंफॉर्मेशन। कलेक्ट डेटा और इंफॉर्मेशन किससे करेंगे? विद आवर 5 सेंसेस, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मतलब कलेक्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन विद आवर 5 सेंसेस। देखिए ना, हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम पहले उसको देखकर ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कोई डेंजरस ऑब्जेक्ट तो नहीं है या ये कुछ और ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो फिर हमें समझ आता है कि ये कुछ डेंजर ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर हम उसको टच करके भी ऑब्जर्व करते हैं, चेक किया जाता है कि ऑब्जेक्ट में क्या ऑब्जेक्ट मौजूद है। फिर अगर वो कुछ ऑब्जेक्ट खाने की कोई ऑब्जेक्ट हो तो टेस्ट करके चेक किया जाता है, ठीक है। ये सारी हमारी इंफॉर्मेशन है, हम अपने 5 सेंसेस के जरिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम उसको देखकर, उसको टच करके, उसको स्मेल करके, उसको टेस्ट करके, हम किसी भी सेंस के जरिए अगर इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट होती है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ओके। जैसे कि हमें मालूम है इस ऑब्जर्वेशन मतलब हासिल कर लिए, ऑब्जर्वेशन हासिल करेंगे तो फिर हम हाइपोथेसिस करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है इंटेलिजेंट गैस। इंटेलिजेंट गैस या फिर इसको हम नोशन ऑफ साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, नोशन ऑफ साइंटिस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की बिहाफ पर हमें जो
माइंड में गैस आ जाएगा पहले, सबसे पहले जैसे कि मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को मैंने देखा और देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये कोई खाने की चीज नहीं है, ठीक है, ये कोई प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट मुझे नजर आ रहा है, ये खाने की चीज तो नहीं है। तो ये जो मेरे माइंड में पहला क्वेश्चन आया कि ऑब्जेक्ट को देख लेट्स से मैंने मार्बल को देखा तो मुझे देख के नजर आया कि ऑब्जेक्ट प्लास्टिक से कोई नजर आ रहा है, शायद ये कोई खिलौना हो, शायद ये कोई और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्या करता है, अगर उसको आप देखें कि घर में कोई पेन या कोई मार्कर उसको मिल जाए, सबसे पहले उसको खेलता है, खेल के उसको जो है च्यू करने की कोशिश करता है, उसको जो है वो फेंकता है, उसको खेलने की कोशिश करता है, उसे नहीं मालूम उसका असल एक्चुअली काम क्या है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके माइंड में आज जिस दिन उसको मार्कर मिल गया ओपन, तो फिर उसको आपके घर कोई दीवार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब वो समझ गया इसका काम क्या है, सदा में लिखना, फिर वो हर जगह पे लिखता रहेगा, ठीक है। तो यही बात होती है कि ऑब्जर्वेशन का मतलब अपनी 5 सेंसेस से क्या डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, और डेटा इकट्ठा करने के बाद हमारे माइंड सबसे पहले उसके मुताबिक क्या प्रेडिक्शन कर रहा होता है, क्या उसके मुताबिक अपने माइंड में पहली इमेज उसकी बन गई, तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हमारे माइंड में हाइपोथेसिस बन गई, हमने उस चीज के बारे में अपने माइंड में प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी, उस प्रोसेसिंग को मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, कन्वे कैसे करूं, ठीक है। जैसे आइंस्टाइन है, न्यूटन है, उन्होंने चीज पर ऑब्जर्वेशन करी, उनके माइंड में उसके बाद प्रोसेस भी हुआ, लोगों तक तो पहुंचाई, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिटन फॉर्म में लिखकर देना पड़ेगा जो कि पब्लिश्ड हो, ठीक है। तो रिटन फॉर्म कह लीजिए, इसको हम कहते हैं थ्योरी द पोस्टुलेट या स्टेटमेंट on behalf of hypothesis। हाइपोथेसिस की बिहाफ पर जो आप लिख के रिटन फॉर्म में दे रहे हो, स्टेटमेंट फॉर्म में दे रहे हो, दैट इज नोन एज थ्योरी, इसको हम थ्योरी कहते हैं। थ्योरी के बाद प्रेडिक्शन और एक्सपेरिमेंट, ये दो फिनोमेना आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमेना हैं। देखिए फिनोमेना कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं प्रेडिक्ट करूं, तो मैंने की एक लाइट बल्ब का ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है, लाइट बल्ब निकल गई, लाइट बल्ब की उसको ऑब्जर्वेशन करी, मैंने उसको देखा और देख के मैंने इसे देखा, फिर उसको टच किया, फिर मुझे पता लगा कि ये भाई कोई इलेक्ट्रिकल आइटम है, ये मेरे माइंड में एक हाइपोथेसिस क्रिएट हुई थी। हाइपोथेसिस के बाद मैंने उसके बारे में मैंने और चीज़ों से डेटा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, उसके बारे में हाइपोथेसिस की मैंने, फिर मैंने उसको रिटन फॉर्म में लिख के दे दिया कि भाई ये इलेक्ट्रिकल आइटम है और ये जो है वो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद ये ग्लो कर जाएगा, ये मेरी रिटन फॉर्म में होगी। अब उस रिटन फॉर्म में थ्योरी की बिहाफ पर मैं क्या करूंगा, प्रेडिक्शन करूंगा। प्रेडिक्शन जैसे कि फोर्स हो, मैंने प्रेडिक्शन कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने प्रेडिक्शन कर दी कि भाई जो एलईडी बल्ब है ये लेट्स से कि 0 वोल्ट से 10 वोल्ट तक ये ऑफ रहेगा एलईडी बल्ब, फिर अराउंड 10 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ऑन रहेगा, और बियॉन्ड 24 से अबव जो है ये सर्किट जो है वो इसको कहते हैं कि ब्लास्ट हो जाएगा या सर्किट जो है वो खराब हो जाएगा, सर्किट जल जाएगा। ये मैंने प्रेडिक्शन कर दी अपनी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, हो सकता है मैं सच भी हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने अपनी प्रेडिक्शन कर दी। अब प्रेडिक्शन करने के बाद हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। आफ्टर प्रेडिक्शन वी हैव टू डू एक्सपेरिमेंट टू प्रूव आवर प्रेडिक्शन। अपने प्रेडिक्शन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, ओके। जब हम एक्सपेरिमेंट करवाएं और लेट्स से मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया, करवाने के बाद चेक किया, वाकई में 0 से 10 वोल्ट दिया तो ऑपरेट नहीं हुआ, ठीक है। फिर 10 to 24 वोल्ट पर जाकर वो एलईडी ऑपरेट हो गई, और 24 पे जाकर वो एलईडी सर्किट ब्रेक डाउन हो गया, मतलब मैंने जो प्रेडिक्शन की थी वो करेक्ट हो गई। क्या हो गई? करेक्ट हो गई। अगर मेरी प्रेडिक्शन और एक्सपेरिमेंट दोनों मैच कर जाए, इफ द प्रेडिक्शन satisfy your experimental result, then your theory will become a law, then it will become the law, वो हमारे लॉ बन जाता है, और फिर जब लॉ बनता है तो उसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट साइंटिफिक मेथड। इसी तरीके से अगर हमारे प्रेडिक्शन सेटिस्फाई नहीं हो पाती, जैसे कि मैंने कहा कि 0 से 10 वोल्ट ऑपरेट होगा, ऐसा हुआ ही नहीं, लाइट बल्ब जो है वो
ब्रेक डाउन हो गया सर्किट का, तो ये प्रेडिक्शन भी रॉन्ग हो गई, आखिरी वाली भी रॉन्ग हुई। अगर मेरी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गई तो फिर क्या होगा? इफ द प्रेडिक्शन does not satisfy your experimental result, then your prediction will become a theory। तो आप जो दोबारा कहाँ चले जाओगे? उसी थ्योरी पर जाओगे, आपकी थ्योरी जस्ट थ्योरी ही रहेगी, लॉ नहीं बनेगा। ओके, तो हमारे सामने बहुत सारी थ्योरी ऐसी होती है जो सिर्फ थ्योरी ही रहती है, वो लॉ नहीं होती। फिर इन फ्यूचर कोई दूसरा साइंटिस्ट, कोई दूसरा जो है वो पर वर्क करे और वर्क करके उसके जो एरर्स होते हैं वो एरर्स को खत्म कर दे, और खत्म करके जो है वो हमें फिर उसको प्रूफ करवा दे, तो उसके लॉस बन जाते हैं, फिर वो लॉ बन जाता है। तो ये हमारा जो है वो लॉ का मेथड होता है। ओके, दिस इज द लेक्चर ऑफ टुडेस क्लास। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा। सो कल के लिए या नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा।